नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे जम करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो यूपीपी वाले विद्यार्थियों के लिए स्पेशल रूप से बनाया जा रहा है। इसमें मैंने जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं ना, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ख़ास करके अधिकतर क्वेश्चन तो मैंने यूपीपी से ही उठाया है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये हमारा पहला जानदार क्वेश्चन जो है, ये जो देख रहे हैं आप, इसको आप देखें और इसको आप लगाने का प्रयास करें। एक प्रयास तो भाई आपका बनना चाहिए। कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आप क्या निकाल पा रहे हो कि इसमें शुद्ध वर्तनी किसकी है? तो इसमें जो सही जवाब है वो कौन सा है? सामाजिक, रासायनिक, पारलौकिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो सही जवाब है ना वो है सामाजिक। ये आपका शुद्ध वर्तनी इसी का है। रासायनिक शुद्ध नहीं है, इसको शुद्ध करेंगे तो रा पर आ की मात्रा आ जाएगी, है ना। रासायनिक ये आपका शुद्ध होता है, रा पर आ की जो मात्रा बढ़ाई गई इसी से ये शुद्ध हुआ। और परलौकिक नहीं होता है दोस्तों, पारलौकिक होता है। पा पर आ की मात्रा लगा देंगे, पारलौकिक, पारलौकिक, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक मैं आप लोगों को लॉजिक बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब भी आपको लास्ट में इक प्रत्यय दिखे, जैसे सामाजिक में लास्ट में का दिख रहा है और का के आगे छोटी ई की मात्रा दिख रही है, जा पर भाई है ना मात्रा, तो इसमें क्या है, इक प्रत्यय है। रासायनिक में लास्ट में का है, उसके आगे ना पर ई की मात्रा है, अर्थात इसमें भी इक प्रत्यय है। और उसी तरह से इसमें भी इक प्रत्यय है। जब इक प्रत्यय जुड़ता है ना, तो जो पहला अक्षर होता है उस पर ये, जैसे सामाजिक में जो पहला अक्षर सा है उस पर आ की मात्रा है, वैसे ही रासायनिक में इक जुड़ा है तो रा पर आ की मात्रा रहेगी। वैसे ही यहाँ पर लौकिक में इक है तो पा पर आ की मात्रा जरूर रहेगी। तो इक जहाँ पर भी रहता है वो, है ना, जहाँ भी जिस भी शब्द में जुड़ जाता है। अभी देखो इस यहीं पर सामाजिक है ना, अगर हमको समाज लिखना रहता तो समाज ऐसे रहता, सा पर आ की मात्रा नहीं रहती। तब ज्यों ही इक जोड़ोगे त्यों सा पर भी आ की मात्रा आ जाएगी, सामाजिक हो जाएगा। अभी देखो ये रासायनिक जो लिखा है ना, अभी रसायन, रसायन ऐसे लिखा जाता है। रसायन में इक जोड़ दिया जाता है तो रा पर आ की मात्रा आ जाती है ना। वैसे ही आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। दोस्तों, बहुत ही जानदार मैंने ये क्वेश्चन लिया है और इसके माध्यम से मैं आप लोगों की समझ बढ़ाना चाहता हूँ। रटवाना नहीं, रटवाना मेरा काम नहीं है, मैं समझाना चाहता हूँ। मुझको जितना आता है मैं उतना पूरा कोशिश करूँगा आपको समझाने का। देखिए यहाँ पर कह रहा है चिकना घड़ा होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? भाई साहब, मुहावरा तो आपको याद ही करना पड़ता है। चिकना घड़ा होना, ये जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या है? मधुर बोलना, समृद्ध होना, निर्लज्ज होना, सत्यवादी होना। तो आज आप अपने, है ना, अपने नॉलेज के फैक्ट्री में ये एक चीज़ बैठा लीजिए कि चिकना घड़ा होना मतलब निर्लज्ज होना, है ना। निर्लज्ज होना, निर्लज्ज होना, है ना। चिकना घड़ा होना, निर्लज्ज होना, इसका मतलब क्या है? निर्लज्ज होना, जैसे चिकना घड़ा पर कुछ भी आप डालो तो फिसल जाता है ना, वैसे ही निर्लज्ज आदमी को कुछ भी बोलो ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी से इसका अर्थ लिया गया है, चिकना घड़ा होना मतलब निर्लज्ज होना। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब हुआ है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो चुका है? सही जवाब हो चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है जूतियों में दाल बांटना, मुहावरे का अर्थ क्या है? भाई जूतियों में दाल बांटेगा कोई तो क्या होगा? जूतियों में कोई दाल बांटेगा तो जाहिर सी बात है इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? लड़ाई झगड़ा होना। भाई आप ही जूतियों में ले जाकर गांव में दाल बांटो तो देखो लड़ाई होगी ही होगी। तो इसी से आप याद कर लीजिए, जूतियों में दाल बांटना मतलब लड़ाई झगड़ा
होना, इसका अर्थ होगा। अब आगे है, कह रहा है किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा है। तो भैया आप भी जानते हो कि कोई भी शब्द होता है, इस शब्द के आगे क्या लगता है, उपसर्ग लगता है, उपसर्ग लगता है ना, सर्ग भाई, सर्क नहीं होगा, उपसर्ग। और शब्द के पीछे क्या लगता है, प्रत्यय लगता है। क्या लगता है, प्रत्यय, है ना। तो उपसर्ग और प्रत्यय किस शब्द में लगा है, तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने देख लिया होगा, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। क्षमताओं में देखिए मूल शब्द क्षमता है, वो आपका क्या है, प्रत्यय है, लास्ट में लगा है ना। शब्द के पीछे क्या लगता है, प्रत्यय, और क्षमता मूल शब्द है, आगे तो कुछ लगा ही नहीं है। वैसे ही योग्यता मूल शब्द होता है, वो इसका क्या है, पीछे लगा है तो प्रत्यय है। नम्रता में नम्र मूल शब्द है, और लास्ट में ता जो लगा है तो ता लगा है तो ता प्रत्यय है। और ये सफलता जो है भाई साहब ना, यही आपका सही जवाब है। यही असफलता जो आपका है, यही सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पर आ उपसर्ग है, सफल मूल शब्द है, और इसमें लास्ट में क्या लगा है, ता लगा है। लास्ट में क्या लगा है, ता लगा है। तो ये आ उपसर्ग हो गया, ता प्रत्यय हो गया। और वही तो पूछा है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, तो असफलता में हुआ है, तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट जवाब होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है धुंधला शब्द में विशेषण। भैया बहुत मजेदार क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं आता है तो ऑप्शन हटा करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है धुंधला शब्द में विशेषण है। भाई साहब यहाँ पर धुंधला, आप तो जानते हो ना, अंधेरा होता है तो हमको धुंधला धुंधला दिखाई देता है। अच्छा ये बताओ, जो हमको धुंधला दिखाई देता है, क्या वह हमारा, ऑप्शन डी की तरफ से हम चल रहे हैं, क्या ये हमारा क्रम को दिखाता है क्या। तो आप कहोगे कि नहीं, धुंधला कोई क्रम थोड़ा दिखाता है, क्रम दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 10वां, ये आपका क्रम होता है, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो ये नहीं होगा। और समुदायवाचक, क्या वो समुदाय को दिखाता है, समूह को दिखाता है, 10-20 लोगों की भीड़ को दिखाता है क्या। समुदाय तो उसी से बनता है ना, तो ये भी आपका जवाब नहीं होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए देख लीजिए, संख्यावाचक, धुंधला क्या संख्या दिखाता है, 10 20 30 40 50, नहीं दिखाता है ना, तो ये भी आपका जवाब नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है। भाई ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है, तो ब्रज वाला क्षेत्र जो है वहीं पर आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है ना, यही ना। इलाहाबाद क्या ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आता है, नहीं, नहीं, इलाहाबाद तो ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, यहाँ भोजपुरी बोली जाती है ना, भोजपुरी, है ना, बोली जाती है। ओरछा झांसी, झांसी बुंदेले हर बोलों के मुँह से सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के, यहाँ पर बुंदेली बोली जाती है ना, बुंदेली बोली यहाँ पर बोली जाती है। अब ये तो बुंदुली हो गई। मथुरा वृंदावन, मथुरा वृंदावन यहीं पर आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है। अब लगे हाथ बनारस को भी देख लेते हैं, बनारस में कौन सी भाषा बोली जाती है। भाई साहब बनारस में भी ना आपका भोजपुरी बोला जाता है, बनारस में भी आपका भोजपुरी बोला जाता है। इस तरह से इन चारों को आपने देख लिया। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर, और इस क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से एक अमृत का पर्यायवाची नहीं है। इन चारों में से कौन अमृत का पर्यायवाची नहीं है। भाई साहब अमृत, है ना, अमृत देखिए यहाँ पर आप पहचान पा रहे होंगे, है ना, लेकिन कन्फ्यूजन भी कुछ बच्चों को होगा। तो अमृत का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी से शुरू करते हैं, अमी, अमी ये तो आपका अमृत का पर्याय है। जीवनोदक ये भी अमृत का पर्याय है। सुधा ये भी आपका अमृत का पर्याय है। अम्बुज नहीं है ना, अम्बुज को तोड़ेंगे तो अम्बुधन जा मिलेगा, अम्बु, अम्बुधन जा मिलेगा। अम्बु का मतलब होता है पानी, जा का मतलब होता है जन्म लेना। पानी में जन्म लेना, जो पानी में जन्म लेता है उसको हम कहते हैं अम्बुज। और पानी में जन्म कौन लेता है, कमल लेता है, शंख लेता है ना।
तो जो आपका क्या नाम है, कमल हो गया, शंख हो गया, ये आपके अम्बुज कहे जाएंगे, है ना दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, है ना। कह रहा भौरा का पर्यायवाची नहीं है। भाई साहब पर्यायवाची है तो इसमें तो थोड़ा सा आपको याद करना ही पड़ता है ना। लेकिन यहाँ पर बात हम करते हैं भौरा के पर्यायवाची शब्द की। तो भौरा का जो पर्यायवाची शब्द होता है बहुत महत्वपूर्ण है। इसका भौरा का पर्यायवाची शब्द सिलीमुख है। अगर नहीं याद है तो आज अपने, है ना, नॉलेज में ये चीज जोड़ लीजिए कि भौरा का पर्याय क्या होता है, सिलीमुख होता है। सारंग, ये तो भैया सर्प को कहा जाता है ना। सबको देख लीजिए, सर्प को, पादप को कहा जाता है, ये पौधा को कहा जाता है, पेड़, है ना, पेड़ का पर्यायवाची है। केकी आपका तोता को कहा जाता है। अगर आप तोता नहीं समझ पा रहे हैं तो अंग्रेजी में जान लीजिए पैरट। पैरट को क्या बोलते हैं, केकी बोलते हैं। तो केकी किसका पर्याय है, तोता का पर्याय है। आप इसको अगर नहीं जानते हैं दोस्तों, देखिए पढ़ने का यही सबसे तरीका होता है। जो आपको नहीं आता है उसको हम लिखें, जो आता है उसको छोड़ते जाओ, उसका रिवीजन वो हो रहा है ना। लेकिन जो नहीं आता है उसको लिखो और उसको रटो, याद करो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। भाई साहब शुद्ध शब्द कह रहा है तो आपने अगर शुद्ध बर्तनी वाला चैप्टर देखा होगा तो वहाँ तो भाई कुछ ध्यान दे करके हमको देखना होता है, बार बार रिवाइज करना होता है, तब हमारा तैयार होता है। ऐसे अनेर पनेर थोड़ा तैयार हो जाता है ना। तो इसको देखना पड़ता है अच्छे से। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसका जो सही जवाब है ना वो आपका कुमुदिनी, है ना, कुमुदिनी। इसको अच्छे से देख लिए। का पर छोटा ऊ की, माँ पर छोटा ऊ की मात्रा है, दा पर छोटी ई की, ना पर बड़ी ई की, यही वाला आपका सही होता है कुमुदिनी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहेंगे। भाई साहब कन्या के गर्भ से हुआ है अर्थात उसकी शादी नहीं हुआ है और उसके गर्भ से एक बच्चा पैदा हुआ। कन्या के गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कानीन। उसको क्या बोला जाता है, कानीन बोला जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है तू तू करता तू भया, तुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई, जित देखा तित तू। तो यहाँ पर कौन सा रस है, इस पंक्ति में कौन सा रस है। तू तू करता तू भया, तुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई, जित देखा तित तू। यहाँ पर, है ना, यहाँ पर अपने अंदर के अहम को भगा करके, है ना, ईश्वर को प्राप्त करने की बात की गई है। अर्थात इसमें एक हम कह सकते हैं ज्ञान की बात की गई है। और जहाँ पर ज्ञान की बात की जाती है ना वहाँ पर आपका शांत रस होता है। जब आप भी कहीं किसी जगह कथा सुनते हैं, ज्ञान पाते हैं, तो वहाँ शांत रस होता है, वहाँ पर करुण रस नहीं होता है ना। तो शांत रस, ज्ञान की बातें जो होती हैं वो शांत रस के अंतर्गत आती हैं। इसमें आपका शांत रस है ना। अब बढ़ते हैं अपना अगला। कह रहा है उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर होता है। भाई साहब जब ये वाला शब्द मिल जाए अभेद, तुरंत जान जाओ कि रूपक है ना। तुरंत जान जाओ क्या है, रूपक। जब उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर होता है, क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। इस चीज़ को आपने अगर प्रैक्टिस किया होगा तो कई बार मिला है, क्योंकि एग्जाम में कई बार आया है इसलिए कई बार मिला होगा, है ना। तो इसमें आपका ऑप्शन भी रूपक अलंकार करेक्ट जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा नारियल शब्द का तत्सम रूप बताइए। भाई साहब तद्भव तत्सम है तो खास बात है ना, खास चैप्टर है और इसको देखना पड़ता है। इसमें समझाने लायक तो कुछ है नहीं। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, नारियल शब्द का तत्सम रूप, तो इसका नारियल का तत्सम रूप होता है नारिकेल। आपका ऑप्शन एक करेक्ट जवाब होगा, है ना दोस्तों। और नहीं आपको मालूम है तो इसको रट लीजिए, लिख लीजिए और इसको 2 बार 3 बार जरूर देखो, है ना। शुरुआत में दिन भर में पूरे दिन में कम से कम 2 बार देखो। उसके बाद आप हफ्ते में 2 बार देख लेना, फिर 15 दिन में 1 बार देख लेना। इस तरह से आप करोगे 4-6 बार आपके सामने आएगा तो याद काहे नहीं होगा, है ना, याद हो जाएगा। बस पढ़ने का सही तरीका आप जान जाओ, है ना।
सही तरीका, पहली बात तो आज के समय में पढ़ने का सही तरीका बहुत लोगों को नहीं मालूम रहता है, जिसकी वजह से असफलता मिलती है। सही स्ट्रेटजी अपनाइए पढ़ने की, है ना? तो सफल हो जाएँगे। यहाँ पर कह रहा है गमन का विलोम होता है। भाई साहब, गमन का विलोम क्या होता है? अब देखिए, गमन का मतलब क्या होता है? गमन का मतलब होता है जाना। कहीं प्रस्थान कर रहे हो ना, मतलब गमन कर रहे हो। तो इसका विपरीत क्या होगा? इसका विपरीत होगा आना। और आना का मतलब क्या होता है? आगमन। आना का मतलब क्या होता है? आगमन। जब कोई आपके यहाँ आता है तो उसको कहते हैं आगमन, और जब आप कहीं जाते हो तो उसको कहते हैं गमन, है ना? तो इस तरह से गमन का आगमन होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो देखिए, इस लेखक शब्द में हमें प्रत्यय जानना है ना, तो इस लेखक को तोड़ना पड़ेगा। और तोड़ेंगे तो मिलेगा क्या? लेख धन, लेख धन अक, लेख धन अक। लेख आपका मूल शब्द है ना? हम कह सकते हैं धातु है, और इस धातु में जुड़ा है क्या? अक प्रत्यय। अक प्रत्यय, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब जब आपको प्रत्यय या उपसर्ग बनाना होता है तो शब्द को तोड़ना पड़ता है। शब्द को तोड़ना आना चाहिए, तोड़ तोड़ कर पढ़ना चाहिए, तभी तो आप निकाल पाओगे परीक्षा में। अब देखिए, इसमें कह रहा है व्याकरण की दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? भाई साहब, व्याकरण की दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई पूछा है ना? व्याकरण की दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होगी? वर्ण होगा, वाक्य होगा, स्वर होगा, व्यंजन होगा, क्या होगा? तो जब बड़ी इकाई पूछा है तो वर्ण तो बहुत छोटा होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है ना? तो इसमें सबसे बड़ा यही आपका है वाक्य, है ना? और भाषा की सबसे बड़ी इकाई का नाम क्या है? वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? वर्ण है ना? और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहे तब क्या है? ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहे तो क्या है? ध्वनि है ना? अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा, कह रहा हिंदी वाक्य में साधारणतः संरचना क्रम की प्रवृत्ति मिलती है। यहाँ पर कम लिखा है, इसको क्रम बना देते हैं, है ना? संरचना क्रम की प्रवृत्ति मिलती है। क्या मिलती है? जब कह रहा है हिंदी वाक्य में, तो हम एक हिंदी वाक्य लिख लेते हैं। जैसे हम कहें राम आम खाता है, राम आम खाता है ना? राम आम खाता है, हो गया ना? अब देखिए, यहाँ पर राम क्या है? संज्ञा है। आम क्या है? कर्म है ना? और यहाँ पर जो खा रहा है चबा करके, उसको कहेंगे क्या? वो क्या है? क्रिया है। सॉरी, वो क्या है? क्रिया है। तो ये हिंदी वाक्य में देख रहे हो संरचना क्रम क्या मिल रहा है? संज्ञा, कर्म, क्रिया। मतलब संज्ञा का मतलब वही कर्ता हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। तो कर्ता कर्म क्रिया, यही आपका बनेगा। कर्ता कर्म क्रिया, यहाँ पर कार्ता हो गया है, कार्ता मत समझिएगा, ये कर्ता है। कर्ता कर्म क्रिया, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है अब्ज का अनेकार्थी नहीं है। भाई साहब, अब्ज का अनेकार्थी नहीं है। तो देखिए, अब्ज को पहले तोड़ लेते हैं, हाँ। वैसे आपको मैं बता दूं, अब्ज, अब्ज का अनेकार्थी आपने बुक में पढ़ा होगा तो जानते होंगे। अब्ज का मतलब होता है कमल, चंद्रमा और शंख, ये अब्ज के अनेकार्थी हैं। और वर्षा आपका अब्ज, अब्ज का अनेकार्थी नहीं है ना? वैसे अब्ज आपका होता है आब धन जा से मिलकर बना है। आब धन, आब धन जा से मिलकर के बना है। आब का मतलब होता है पानी, और जा का मतलब होता है जन्म लेना, है ना? पानी में जन्म लेना। तो पानी में जन्म लेना मतलब पानी में जो जन्म लेता है वह तो भाई आप तो जानते ही हो, है ना? कमल भी पानी में जन्म लेता है, शंख भी पानी में जन्म लेता है। और चंद्रमा को इसलिए अब्ज कहा जाता है क्योंकि यह बहुत शीतल होता है ना? इसमें बहुत शीतलता होती है, इसलिए इसको भी अब्ज कहा जाता है। लेकिन वर्षा आपका अब्ज का अनेकार्थी नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा। ये देखिए, अपना अगला क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है बल का अनेकार्थी नहीं है।
बलि का अनेकार्थी नहीं है। तो ये जो बलि शब्द है इसका अनेकार्थी बलिदान होता है, उपहार होता है, कर होता है ना। लेकिन ये मंडल आपका बलि का अनेकार्थी नहीं है। मंडल आपका क्या नाम है, बलि का अनेकार्थी नहीं है ना। अब हमारा यहीं पर आज का वीडियो ये समाप्त होता है। कैसा रहा हमारा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमको इंतज़ार रहता है ना। तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है तो भी आप लोग बताइएगा। अगर आपका मन करता है डिसलाइक करने का तो वो भी आप कर सकते हो। मुझको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।